क्या मैं पता कर सकता हूँ मेरी शादी कब होगी? हाँ एस्ट्रोलॉजी से? हाँ, बिल्कुल पता कर सकते हो। कैसे? अभी मैंने शुरू में आपको एक बात कही थी, कुंडली में महादशा रहती है। हिप्नोटिज्म की बात करूँ, हाँ। ठीक है सर। अगर मैं नॉर्मल चीज़ों पे बात करूँ तो मेरी मॉम की तबीयत ख़राब हुई थी अभी हाल ही में, ठीक है, 3-4 साल से ख़राब है। तो उनको डॉक्टर ने ये बोला है कि उनकी तबीयत ख़राब नहीं है, बेसिकली उनको ना मेंटली इतना स्ट्रेस मिला है। तो क्या हम हिप्नोटिज्म से उसे उन्हें ठीक कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही, क्योंकि स्ट्रेस जो है वो दवा में नहीं आता है। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल स्वागत करता हूं आपको आरटीटी के पॉडकास्ट में। बहुत लंबे समय के बाद सुधीर सर ने हमें मौका दिया है अपने साथ पॉडकास्ट करने का। सुधीर सर का बहुत नाम है एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष शास्त्र में, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं पॉडकास्ट की। नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं सर आप? बस ठीक। जी सर। सो एस्ट्रोलॉजी होती क्या है सर? अगर आप आम इंसान की बात करें तो समझाएं आप। एस्ट्रोलॉजी मतलब क्या है, जैसे कि किसी अंधेरी जगह बहुत कुछ सामान पड़ा है, अंधेरी खोली में, तो अपने को कुछ चीज़ चाहिए तो अपन दिया जलाते हैं और दिया जलाकर उस दिए की रोशनी में जो चीज़ अपने को चाहिए वो ढूंढते हैं। तो उसके लिए ये किसी लाइट का, पहले के ज़माने में मोमबत्ती, दिया, अभी तो मोबाइल में टॉर्च रहती है, तो जो प्रकाश रहता है उसमें हम वो चीज़ ढूंढते हैं। ऐसे ही मनुष्य के जीवन में भविष्य में अंधकार है, आगे क्या घटने वाला है ये पता नहीं है, और क्या मेरे जीवन में घटने वाला है भविष्य में ये जानने का मनुष्य को एक कुतूहल होता है। तो वो जानने के लिए जिस ज्योति का यूज़ किया जाता है, उसके लिए जो सूत्र रहते हैं, वो सूत्रों के सहारे भविष्य में क्या घटने वाला है ये जानते हैं। तो वो जो सूत्र है, वो सूत्र माने एक तरह की ज्योति हो गई, उसके प्रकाश में भविष्य में क्या है वो जानते हैं, उसे कहते हैं ज्योतिष शास्त्र। अच्छा, ओके सर। और अगर हम इसमें करियर बनाने की बात की जाए तो करियर कैसे है इसमें? हाँ, अलग अलग करियर, उसमें करियर बनाना है तो सबसे पहले आदमी का लॉजिक अच्छा होना चाहिए। जिस तरह का। हाँ, सूत्र तो होती है, वो तो ज्योतिष शास्त्र एक सूत्रों का साइंस है। उसके सहारे जो भी है प्रिडिक्ट करते, सामने वाले के सवाल का जवाब देते, उसका भविष्य बताते। आम लोगों की भाषा में कहे तो भविष्य, लेकिन एक्चुअली एस्ट्रोलॉजर रहता है वो मार्गदर्शक होता है। वो तुम्हें मार्गदर्शन करता है कि तुम जिस रास्ते चल रहे हो, तुमको जो भी साध्य करना है, उसके लिए कुदरत की सहायता कौन से रोड पर मिलेगी। मतलब साइकिल से जा रहे तो हवा के विरुद्ध दिशा में भी साइकिल चला सकते और हवा की दिशा में भी चला सकते। अपनी मंजिल तक तो पहुंच जाएंगे, लेकिन हवा की दिशा में चलाएंगे तो कुदरत का साथ है, हवा अपने आप लेके जाएगी, एनर्जी कम खर्ची होगी, टाइम भी बचेगा। ये होता है। और ये जो है, यही एस्ट्रोलॉजर जो होता है वो यही बताता है कि कुदरत की साथ कहाँ है, तुम्हारे लिए रास्ता कौन सा अच्छा है, नौकरी का रास्ता अच्छा है या बिजनेस का रास्ता अच्छा है। कर्म तो आदमी को खुद करना है, खुद ही करना है जी। और वो रास्ते पे वो चलेगा तो उसे सक्सेस मिलता है। ये जानने के लिए लोग एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं और वो ये मार्गदर्शन करते हैं। ओके, ये एस्ट्रोलॉजी कितने साल पुरानी है सर? मतलब कब से शुरुआत हुई है इसकी? ये तो पहले ऋषि मुनियों ने शुरू की। पहले जन्म कुंडली वगैरह ये कुछ नहीं था। हमारे इसमें एक अवखड़ा चक्र आता है पंचांग में, उसके सहारे भविष्यवाणी की जाती थी, और वो भी डिटेल में नहीं, हल्की फुल्की, लेकिन उसके सहारे उस समय के जो ऋषि मुनि थे वो मार्गदर्शन करते थे। उसके बाद में जन्म कुंडली का निर्माण हुआ और उसमें सब डिटेल्स आ गए, उसके सहारे वो डेवलप हो गया। तो ऋषि मुनियों से चलते आ रहा है और उसमें कुछ ना कुछ सुधार होते रहता है। ऐसे ही पहले का जो है ऋषि मुनियों से जो चला आ रहा है, परंपरा से चलते आ रहा है, उसे कहते हैं पारंपरिक। परंपरा से चले आ रहे हैं, उसका नाम है चित्रा पक्षीय प्रोसेस, सीपी कहते हैं उसे। मतलब पारंपरिक, पारंपरिक का कहते हैं, कुछ लोग वैदिक कहते हैं, तो वो वैदिक हो गया। उसमें फिर जो और डेवलपमेंट हो गई, वो साउथ के कृष्णमूर्ति जो है उन्होंने उसमें डेवलपमेंट किया। जिस जिस चीज़ का अनुभव होता है वो रखी, और जिसका अनुभव नहीं होता वो निकाल दी, और जिसका जिसका अनुभव होता है उसको गहराई में अनुसंधान करके उसको डेवलप किया। और वो जो शास्त्र जो है वो उन्हीं के नाम से जाना जाता है, उसको कहते हैं
कृष्णमूर्ति प्रोसेस, KP, वो KP है। तो है तो पारंपरिक ही, जैसे कि पहले ये था ऑडियो कैसेट था, उसके बाद में CD आ गई, गाना तो उसमें भी सुनते थे इसमें भी सुनते जी। बाद में पेन ड्राइव आ गया। अब तो व्हाट्सएप पे कुछ भी भेजो, बात तो वही है लेकिन उसमें डेवलपमेंट आती है। अपने यहाँ क्या है, एक और डेवलपमेंट चलती है, और जैसे डेवलपमेंट चलती है वैसे साथ साथ विकृति भी आती है। हमको विकृति को छोड़ देना है, जो डेवलपमेंट है उसे अपने को आत्मीकृत करना है। ओके। वो अपने फ़ायदे की रहती है। जी सर, जैसे आपने 10 से भी ज़्यादा बुकें लिखी हैं, तो सहज सुलभ ज्योतिष जो आपने बुक लिखी है ये किसके ऊपर है? सहज सुलभ ज्योतिष शास्त्र। ओके। ये जो किताब है, ये मेरी किताब 2011 में पब्लिश हुई थी, मुंबई के मनोरमा पब्लिशर्स, मनोरमा प्रकाशन, उन्होंने वो पहली किताब मेरी पब्लिश की थी। वो जो है कि बहुत से लोगों को ये एस्ट्रोलॉजी जो है वो आसानी से घर बैठे कैसे सीख सके। ऐसे तो कोई भी शास्त्र रहेगा तो बड़ा समुंदर रहता है, आदमी ज़िंदगी भर सीखते रहता है, मैं भी अभी सीख रहा हूँ। लेकिन आदमी को खड़ा होने के लिए, लोगों को कुछ बताने के लिए कुछ तो एक बेस चाहिए। तो उसमें से सब क्रीम निकाल के जो किताब लिखी है वो सबसे पहली किताब वो सहज सुलभ ज्योतिष शास्त्र, और वो आसान भाषा में कि किसी भी आम आदमी को समझे और वो उसका उपयोग कर सके, ये हिसाब से तो वो पहली किताब। आपने उसके अंदर लिखा क्या है? हाँ, एस्ट्रोलॉजी क्या होती है, जैसे अभी पहले मैंने बताया एस्ट्रोलॉजी क्या होती है, फिर उसके सूत्र क्या होते हैं, फिर पंचांग क्या होता है, और उसको कैसे देखते हैं और उसका उपयोग कैसे करते हैं, स्टेप बाय स्टेप, और आखिर तक कुंडली कैसी तैयार होती है, और कुंडली के आधार पर सामने वाले को मार्गदर्शन कैसे करते हैं। आम आदमी की भाषा में कहे तो भविष्य कैसा कहते हैं। आदमी को वो कौतूहल होता है ना, तो इसके लिए बहुत से लोग सीखते हैं, और जो आसान मिले वो तो उनके लिए अच्छा है। तो ये किताब में वो आसान तरीके से दिया हुआ है सब। आपने उसके पहले पेज में कृष्ण मूर्ति करके आपने कुछ मेंशन किया है, तो उसके बारे में बता सकते हैं? ये साउथ के KS कृष्णमूर्ति जी। JK कृष्णमूर्ति है वो अलग है, उनका सब स्पिरिचुअल है। ये साउथ के जो है KS कृष्णमूर्ति, इन्होंने क्या किया, ये पुराने ज़माने की जो सिस्टम है कुंडली की, उसके ऊपर उन्होंने ध्यान से देखा, तो उन्होंने महसूस किया कि कुछ कुछ बातों का अनुभव नहीं आता है, तो इसमें से उन्होंने उसको हटा दिया, और जिन बातों का अनुभव आता है वो वैसे ही रखी, और उसमें गहराई में अनुसंधान किया, और अनुसंधान करके एक नया मतलब नया नहीं, डेवलप किया, ये सब कह सकते हैं हम लोग। तो डेवलप किया, वो जो शास्त्र है वो उन्हीं के नाम से जाना जाता है, उसे कहते हैं कृष्णमूर्ति पद्धति। बेस तो वही है, 75% वही है, लेकिन जो 25% निकाल दिया, वो 25% उन्होंने अलग तरीके से डेवलप किया, वो कृष्णमूर्ति। और तो 1959-60 के बीच ये उन्होंने अनुसंधान किया। लेकिन ये जो है, इसमें ये गणितीय जो पार्ट जो होता है वो बहुत लेंदी, और क्या है, बहुत लोगों को गणित आता नहीं, त्रैराशिक वगैरह ये सब जो है ना, ये बहुत लोगों को आता नहीं है, कंटाल आता है करने का, तो इसके लिए कोई उसके पीछे पड़ा नहीं। बाद में क्या हुआ, एक आदमी ने देखा कि लोग कंटाला करते हैं इसका, लेकिन इसमें ये जो है बहुत सी बातें कॉमन है। जी सर। हाँ, तो उसका उसने टेबल बना दिया, टेबल छाप दिया। अभी खाली ये प्लस माइनस इतना ही रखा, 2 स्टेप खाली, प्लस माइनस उसका रेफरेंस ले लो डिक्शनरी की तरह, और उसमें से जो पन्ना आपने को रेफरेंस लिया है उसके ऊपर से प्लस माइनस अमाउंट करो, कुंडली 20 मिनट में तैयार। इतना आसान कर दिया, तो सब लोग फिर सीखने लगे कि इसमें डिटेल है ना, और ज़्यादा एक्सपीरियंस अच्छा है उसका, तो लोग फिर सीखने लगे, और ज़्यादा लोग KP के ओर आने लगे। बाद में क्या हुआ, 91 को 486 आया कंप्यूटर, पहला ब्लैक एंड वाइट, और डॉट मैट्रिक प्रिंटर था। तो कंप्यूटर आया तो किसी ने पहला एक सॉफ्टवेयर बनाया हल्का फुल्का, तो उसका सहारा कुछ लोग लेने लगे। 98 को आया विंडोज़, फिर तो क्या पूछना ही नहीं, विंडोज़ में तो और आसान हो गया। उसके बाद में डेवलप हो गया, अभी तो घर घर में इंटरनेट है, तो अभी कुछ तुमको गणित करने की ज़रूरी नहीं है। कंप्यूटर में खाली नाम डालो, प्लेस डालो, बर्थ प्लेस ये डालो,
डेट डालो, टाइम डालो, कुंडली तैयार, झटके में। इतना आसान हो गया। अभी इतना आसान हो गया तो ज़्यादा लोग यहाँ आने लगे और सॉफ्टवेयर के ज़रिए फिर प्रिडिक्शन करते। तो ये ऐसी डेवलपमेंट हो गई है। अभी जो सॉफ्टवेयर मार्केट में मिलते हैं उसमें कृष्णमूर्ति भी है और पुराना जो वैदिक है वो भी है, दोनों दिया है। क्योंकि पुराने लोग भी अभी कुछ लोग वो हिसाब से कुंडली बनाते हैं, कुंडली देखते हैं, तो उनकी सुविधा के हिसाब से ये दोनों रखा है। क्या मैं पता कर सकता हूँ मेरी शादी कब होगी? हाँ, एस्ट्रोलॉजी से? हाँ बिल्कुल पता कर सकते हैं। कैसे? अभी मैंने शुरू में आपको एक बात कही थी, कुंडली में महादशा रहती है, अंतरदशा रहती है, विदशा रहती है। रनिंग पोजीशन जो है, रनिंग पीरियड जो चल रहा है उसके सारे जान सकते हैं। अभी आज सवाल आपने पूछा है तो पीछे का है वो तो गया, उसका तो कुछ यूज़ नहीं। तो आज से आगे कौन सी महादशा चल रही है, कौन सी अंतरदशा चल रही है और मेन कुंडली में आपके ग्रह क्या बताते हैं, दोनों का आधार लेके और फिर ये महादशा अंतरदशा के हिसाब से डेट भी आपको दे सकते हैं कि ये डेट को आपकी शादी हो जाएगी। पारंपरिक में डेट नहीं दे सकते, कृष्णमूर्ति में डेट दे सकते कि ये डेट को आपकी शादी तय हो जाएगी। और ईयर? हाँ, ईयर भी दे सकते हैं ना, ईयर भी दे सकते हैं, सब तारीख, महीना, ईयर। ओके, अगर मैं आपसे सर ये पूछूं कि आजकल जैसे अभी हमने बाद में बात की थी ऑफ कैमरा कि आपने कहा था कि जहाँ पे ज़्यादा उसकी कहते हैं ना लोग उसको ज़्यादा प्यार कर रहे हैं तो वो एक पूरा बिजनेस बन जाता है। हाँ, तो एस्ट्रोलॉजी भी एक बिजनेस बन चुका है, बहुत सारे ऐप्स आने लगे हैं। हाँ, तो आपको क्या कहना है उसके बारे में? देखिए क्या है, अभी महंगाई इतनी बढ़ रही है, हर आदमी पहले तो अपने पेट की चिंता करता है। तो मैं सेवा के हिसाब से रहूँगा और कोई आएगा मुझे 11 रुपया दूंगा तो 11 रुपये में मेरा सिलेंडर भी नहीं आएगा। सब अभी आप डॉक्टर के पास जाओगे तो ये डॉक्टरी पेशा, ये एस्ट्रोलॉजर और ये पंडित, पूजा बीजा, ये सब सेवा के पहले ये थे, ये सेवा के क्या बोलते हैं उसको, माध्यम। हाँ, माध्यम थे। अभी लोगों ने क्या किया, जैसे महंगाई बढ़ती गई तो ये क्यों सेवा करें, इनको पेट नहीं है, इनको फैमिली नहीं है, तो इन्होंने उसको धंधा बना लिया। और धंधा बनाते सही किया ये सर। हाँ, थोड़े हद तक ठीक है, लेकिन कुछ लोगों ने तो उसको कंपनी बना दिया है। ये गलत है, क्योंकि अध्यात्म ये कहता है कि अपने पास जो कला है वो समाज को दे और उसके बदले में अपनी आजीविका प्राप्त करे। तो ये आदमी का धर्म है, हर गृहस्थ पुरुष को ये करना चाहिए, किसी के पास हाथ नहीं पसारना चाहिए, लेकिन शोषण नहीं करना चाहिए। सर जैसे अभी हमने बात किया कि अगर किसी माँ ने अपनी बच्चे की नज़र उतारी नींबू से, हाँ, उसे फेंक दिया, या फिर किसी बिल्ली ने आपका रास्ता काट दिया, हाँ, तो आपने उसको एक पॉजिटिवनेस में समझाया, जैसे कि आप क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? अभी देखिए ये हमारे समाज में जो चलता है ना जी, ये बरसों से हर व्यक्ति के घर में बुज़ुर्गों ने ये बताया उसको, तभी तो मालूम पड़ा। बच्चा पैदा होता है उसको कहाँ से मालूम पड़ेगा? जी, तो बुज़ुर्गों ने बताया, मेरे घर में मेरे बुज़ुर्गों ने बताया, आपके घर में आपके बुज़ुर्गों ने बताया, दूसरे किसी के घर में उसके बुज़ुर्गों ने बताया, तो सबके घर में सबके बुज़ुर्गों ने ये बताया कि बिल्ली गई, रास्ता काट गई तो काम होने वाला नहीं है, या तो छिपकली गिर गई तो अभी अशुभ हो गया तो नहाना पड़ेगा। तो ये सब बताया गया, तो ये हमारी परंपरा हो गई फिर, क्योंकि सबके मुंह में वही है तो हम वो मानते ही मानते जा रहे, जानते कुछ नहीं। तो ये भाव पक्का हो गया और भाव के हिसाब से अनुभव आता है और भाव को बदला भी जा सकता है, उसे कहते हैं पॉजिटिव थिंकिंग। ये निगेटिविटी है और ये पॉजिटिव थिंकिंग जो है, निगेटिविटी कम करने के लिए किसी भी बात का अनुसंधान करना पड़ता है और उसको जो सच सामने आएगा, सत्य, उसको स्वीकारना पड़ता है। आम आदमी की वो तैयारी नहीं होती, सच को स्वीकारेंगे नहीं, मानते ही मानते जाएंगे। अगर किसी आम इंसान को एस्ट्रोलॉजी सीखनी है, हाँ, तो आप कैसे सिखा सकते हैं, मतलब उसे सीखने के लिए? सिखा सकता हूँ ना। शुरू में पंचांग कैसे देखते हैं,
पंचांग क्या होता है, पंचांग कैसे देखते हैं, फिर ये कुंडली क्या होती है, उसमें ये ग्रह क्या होता है, उनका स्वभाव क्या होता है, राशि क्या होती है, ये आकाश में जो सब है वो आकाश में पूरा ऐसा गिन गिन के वहाँ किसी ने मार्किंग नहीं किया है, लेकिन एक जो भी अनुसंधान किया है वो हिसाब से उसके पार्ट बनाए हैं, वो सूत्रों में आते हैं। वो पार्ट के हिसाब से कुंडली कैसे तैयार होती है, किस राशि में कौन सा ग्रह आता है, और वो ग्रह जिस स्थान में आता है उस स्थान का स्वभाव क्या है, उसके लक्षण क्या है, वो हिसाब से वो ग्रह वो स्थान में है तो वो क्या फल देगा, ये सब स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे। सिखाते सिखाते आदमी थोड़ा सर्कस करने लगता है, फिर वो एक दूसरे का संबंध जोड़ के अपनी बुद्धि से प्रिडिक्शन करता है, और जो प्रिडिक्शन करता है उसका गहरा असर वो जातक मतलब जो भविष्य पूछता है ना, उसके ऊपर वो असर होता है, और उसकी भावना ऐसी होती है तो उसको अनुभव आता है। वशीकरण इसमें नहीं आता है। एस्ट्रोलॉजी में वशीकरण का कुछ संबंध ही नहीं है। नहीं, आपका कहना क्या है, वशीकरण क्या होता है? अच्छा, हाँ, वशीकरण जो होता है ना, आदमी को अपने फेवर में करना, सीधी बात है। बाकी जो वशीकरण के टोटके वगैरह जो होते हैं ना, उसमें कुछ मज़ा नहीं है। लेकिन वशीकरण किसे कहते हैं? जैसे मैं आपके साथ अच्छा बर्ताव करूँगा, आपसे अच्छा व्यवहार करूँगा, तो आप मेरी बात को तो मानोगे, मेरी किसी बात को टालोगे नहीं। मैं कभी बुलाऊँगा तो आप प्रेम से आओगे, तो लोग तो कहेंगे इसने उसको वश कर दिया है। तो वश नहीं किया है, मेरा आपके प्रति बर्ताव अच्छा है, मेरा क्वालिटी जो है वो आपको पसंद है, और मेरे क्वालिटी के सामने आप झुक रहे हैं, और अच्छी बात है, ये दोनों के लिए, दोनों के हित की बात है। कहने वाले तो कहेंगे इसने उसको वश में किया, तो ऐसे वश में कभी आदमी होता नहीं है। अपना मन अपने वश में नहीं होता तो दूसरे के वश में कैसा जाएगा? नहीं तो जितने भी योगी पुरुष है उनके लिए रास्ता सब आसान बन जाता। जी सर। एस्ट्रोलॉजी के अलावा आपको क्या 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 आता है? एस्ट्रोलॉजी के अलावा सर आपको क्या क्या आता है? ऐसे मेरी दूसरी भी एक्टिविटीज़ है। मैं कीबोर्ड बजाता हूँ, मैजिक करता हूँ, दूसरा ये हिप्नोटिज्म के प्रोग्राम करता हूँ, ट्रीटमेंट देता हूँ। लेकिन वो सब मेरे हॉबीज़ थे, कुछ बाद में मैंने प्रोफेशनल बना दिए, और समय समय पर जैसे बाहर का माहौल बदलते गया वैसे कुछ साल तक मैंने उसमें मेरा समय बिताया, और उसमें अनुसंधान भी किया, तो उसमें मेरी मास्टरी भी हो गई। तो अभी तो फिलहाल एस्ट्रोलॉजी ही चल रही है। अगर मैं हिप्नोटिज्म की बात करूँ, हाँ, अगर मैं नॉर्मल चीज़ों पे बात करूँ तो मेरी मॉम की तबीयत ख़राब हुई थी अभी हाल ही में, ठीक है, 3-4 साल से ख़राब है। तो उनको डॉक्टर ने ये बोला है कि उनकी तबीयत ख़राब नहीं है, बेसिकली उनको ना मेंटली इतना स्ट्रेस मिला है। तो क्या हम हिप्नोटिज्म से उसे उन्हें ठीक कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही, क्योंकि स्ट्रेस जो है वो दवा में नहीं आता है। जो चीज़ अब हमें दिखती है वो डॉक्टर के अंडर में आती है, उसके ऊपर वो दवा दे सकता है। लेकिन जो चीज़ दिखती नहीं, आदमी का स्वभाव दिखता है नहीं, गुस्सा दिखा सकते हैं आप? नहीं दिखा सकते। गुस्से को कम करना है तो डॉक्टर क्या दवा देगा? कुछ नहीं। तो डॉक्टर के पास उसका इलाज नहीं है, और वो दवा में नहीं आता है। लेकिन आम लोगों की ये आदत होती है, कुछ भी हो गया तो डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर बोले तो भगवान। और ये जो समझते, इसीलिए बहुत से डॉक्टर जो है उन्होंने अपनी कंपनियां भी खोल दी है। गलत बात है ये, सब नहीं, लेकिन कुछ डॉक्टर जो है अपनी कंपनियां खोल दी है। पेशेंट का इंतज़ार, जैसे ही पेशेंट आया तो बस उसको इधर भेजो उधर भेजो, उसका खर्चा चालू, इनका मीटर डाउन। ये गलत बात है। अध्यात्म ये नहीं कहता है, अध्यात्म यही कहता है कि लोगों को रोग से रोग मुक्त करके अपनी आजीविका प्राप्त करे, तो वो आदमी का धर्म है, और वो हर आदमी को करना ही चाहिए। तो इतना अच्छा पेशा, लेकिन अगर डॉक्टर ये सोचता है कि यार ये बरसात का सीज़न है, और यार मेरे डिस्पेंसरी में कोई पेशेंट नहीं, सर्दी बिर्दी किसको हुई नहीं, तो ये आश्चर्य लगता है कि कोई डॉक्टर ये नहीं चाहता कि लोग बीमार पड़े। हाँ, बीमार पड़ेंगे तो उनके पास आएंगे, वो दवा देगा, वो बात अलग है। लेकिन अगर कोई डॉक्टर चाहता है कि लोग बीमार पड़े, मेरे पास आए और मेरी तिजोरी भरे, तो गलत है वो। हिप्नोटिज्म जैसे आपने कहा, हाँ, ये बेसिकली प्रोसेस क्या है सर, ये होता क्या है? हाँ, हिप्नोटिज्म जो है एक मन का प्रोसेस है। मन का? हाँ, मन का।
अपना मन जो होता है ना, आदमी को दो मन होते हैं, एक होता है कॉन्शियस माइंड, दूसरा होता है सब कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड किसे कहते हैं? कॉन्शियस माइंड म्हणजे जैसे कि मैं अभी बात कर रहा हूँ, यहाँ खुजलाया, पसीना आया, जेब से रुमाल निकाला, पसीना पोंछा, तो ये सब बाहरी क्रिया जो है ना, ये सब मैं कर रहा हूँ और ये अपने आप हो रही है, मुझे पता भी नहीं। मैं आपसे बात कर रहा हूँ और थोड़ी देर के बाद मैं सोचूंगा कि मैंने क्या क्या हलचल की, इतने में याद नहीं आएगा। और ये मेरे बारे में नहीं, आपके बारे में भी होता है। आप यहाँ बैठे शुरू से, देखो अभी क्या कर रहे हैं आप, ऐसा कर रहे हैं, बाद में मैं आपको पूछूंगा आप क्या क्या हलचल किया आपने, तो आप नहीं बता पाओगे, क्योंकि ये कॉन्शियस माइंड क्या कर रहा है, सब कॉन्शियस क्या कर रहा है, ये सब कॉन्शियस कर रहा है। पाँव में दर्द होने लगा तो मैं ऐसे करूँगा, फिर दर्द होने लगा फिर ऐसे बैठूँगा, ऐसा बैठा हूँ फिर ऐसे बैठूँगा, ये सब अपने आप हो रहा है, सब कॉन्शियस करवा रहा है। क्योंकि सब कॉन्शियस का काम क्या है? अपने शरीर की रक्षा करना, आत्म संरक्षण, ये सब कॉन्शियस का सबसे पहला काम है। तो अपना शरीर की वो रक्षा कर रहा है, कुछ भी कहीं भी पीड़ा मालूम हुई, कठिनाई मालूम हुई, तो वो अपने आप हो जाएगा, हमें पता नहीं चलेगा। तो ये सब कॉन्शियस की सब क्रिया है। अभी जब से यहाँ बैठे कुछ ना कुछ हलचल कर रहे, 1 घंटे के बाद पूछेंगे अब तक कितनी कितनी हलचल की, याद नहीं आएगा। कोई आदमी रात को लेटा है, सोया है, नींद में किसी मच्छर ने आ काटा, जिस जगह काटा उस जगह खुजलाया, ठंड लगने लगी, चद्दर ओढ़ ली, एक ही और ऐसा सोया है और कुछ दर्द मालूम हुआ तो करवट बदल ली, फिर दर्द मालूम हो गया फिर करवट बदल ली, तो सारी रात भर करवटें बदलते रहता है। ठंड लग गई चद्दर ओढ़ लेता है, मच्छर ने काटा खुजलाता है, सुबह उठेगा तो उसको पूछो कि रात में कितने मच्छर काटे, कितनी बार करवटें बदली, नहीं बताएगा, क्योंकि रात में सब कॉन्शियस क्या कर रहा है उसे पता ही नहीं है। सब कॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड दोनों के बीच में एक पर्दा है, यहाँ क्या हो रहा है यहाँ उसको पता नहीं। सब कॉन्शियस को सब पता है, लेकिन सब कॉन्शियस का क्या कर रहा है बहिर्मन को पता नहीं है। और सब कॉन्शियस की ताकत जो होती है बहुत होती है, लगभग 90 to 95% इतनी ताकत होती है, वही हमसे सब करवाता है। बहिर्मन का काम तो थोड़ा है, मामूली है। तो ये जो सब कॉन्शियस है उस तक पहले पहुंचना है, उसे अपने वश में करना है, बड़ा मुश्किल काम है, आसान नहीं है। तो उसके लिए एक बहिर्मन की क्रिया जो है हमारा सांस के सहारे, क्योंकि सांस हम जानबूझकर भी ले सकते हैं और हमने ध्यान हटा दिया तो अपने आप चलता है, दोनों क्रियाएं होती है ना। तो ये एक ब्रिज की तरह काम करता है, बहिर्मन से अंतर्मन की तरफ ले जाने के लिए सांस एक माध्यम होता है। तो ये सब कॉन्शियस जो है ये हमेशा जागरूक रहता है। बहिर्मन, रात को थक गए तुम सोते हो तो नींद ये एक मन की पहली अवस्था होगी, दूसरी अवस्था सपना, तीसरी अवस्था जो तंद्रा अवस्था जो होती है वो, और चौथी अवस्था जागृत अवस्था, ये 4 अवस्थाएं होती है। तो ये तंद्रा अवस्था जो होती है, बहिर्मन जो है जिसको जो हमें अभी सब कुछ महसूस हो रहा है उसको मिटा देने का, बंद कर देने का। तो बंद किया तो क्या, अंतर्मन बंद हो जाएगा। अंतर्मन कभी बंद नहीं होता, नींद में भी वो काम करता है अपना। अंतर्मन जिस दिन बंद हो जाएगा आदमी चला गया, अंतर्मन नींद में भी काम करता है। तो अंतर्मन होता कैसा? सब कॉन्शियस जो भीतर से क्रियाएं करता है, पाचन क्रिया, सांस लेने की क्रिया कौन करता है? अंतर्मन, सब कॉन्शियस माइंड अपने आप होता है ना वो, हम कुछ करते हैं क्या? तो ये जो क्रियाएं अपने आप होती है ये सब कॉन्शियस की क्रियाएं है। तो ये जो सब कॉन्शियस है माइंड, वहाँ तक पहुँच के उसका जो 90 to 95% उसकी जो ताकत है उसका हमें अपने भले के लिए उपयोग करना है। इसके लिए सारी सब विधियाँ चलती है। तो उसका प्रोसेस ऐसा है कि ये जो हिप्नोटिज्म है, तो बहिर्मन का जो सब व्यवहार चल रहा है कॉन्शियस माइंड का, उसको धीरे धीरे कम करके मन को एकाग्र कर देने का। और जैसे एकाग्र करेंगे तो उसका मन खाली हमारी तरफ ही रहेगा, और फिर जैसे हम कमांड देंगे वो हिसाब से वो व्यक्ति काम करेगा।
तो देखने वालों को ऐसा लगता है कि इसने कुछ तो हिप्नोटाइज किया। तो हिप्नोटाइज मतलब क्या है, कॉन्सेंट्रेट किया है अपनी ओर। जैसे कि हम लोग अभी बात कर रहे हैं, वहाँ से कुछ ट्रेन गुजर गई, या तो रास्ते से कोई गाड़ी गुजर गई, या तो गाड़ी के हॉर्न, मैं पूछूंगा कि अभी गाड़ी गई, एम्बुलेंस गई, उसका हॉर्न सुना? नहीं, मेरा ध्यान नहीं था। ध्यान नहीं था मतलब क्या? कान तो बंद नहीं किए। मतलब क्या? ध्यान नहीं था मतलब तुम्हारा मन वहाँ नहीं था, तुम्हारा मन वहाँ है, कान तो खुले यहाँ पे है। हाँ, मन वहाँ है। तो मन को जहाँ लगाएंगे तभी ये इंद्रियाँ काम करती है। तो ये मन को एकाग्र करेंगे तो एक अवस्था आती है, उसे कहते हैं ट्रांस या तो तंद्रावस्था। और ऐसी अवस्था हर आदमी व्यक्ति के जीवन में 2 बार आती है। कभी आती है? सुबह जब आदमी नींद से जागता है तभी कुछ क्षण के लिए यह अवस्था आती है, तंद्रावस्था, कि हमको कुछ मालूम नहीं रहता है और फिर हम जागृत हो जाते हैं। ऐसे ही रात को सोते समय, जैसे दिन का रात में बदल होता है ना, तो संधि काल आता है बीच में। वो कितना टाइम रहता है? थोड़ी देर के लिए। सुबह सूरज उगता है, संधि काल रहता है, कितना रहता है? थोड़ी देर के लिए। बाकी ये कॉमन रहेगा, फिर उतना लाइट नहीं रहता है। ऐसे ही वो एकदम बहुत कम रहता है। उसको शब्दों के माध्यम से, सजेशंस के माध्यम से बढ़ाकर उसको पकड़ लेने का और उसका मन अपनी ओर कॉन्सेंट्रेट करने का, और उसके ज़रिए उसके सबकॉन्शियस माइंड पर सजेशन के ज़रिए प्रभाव डालने का। ये जो तरीका है इसको बोलते हैं हिप्नोसिस। हिप्नोसिस के बारे में सर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है? हाँ, मिसअंडरस्टैंडिंग, अभी जैसे हम ये स्टेज पर प्रोग्राम करते हैं तो ये आदमी का सबकॉन्शियस जो है उसके तक सजेशन के ज़रिए पहुँचते हैं और कुछ कुछ थ्रिल्स दिखाते। तो लोगों को लगता है कि मैंने उसको हिप्नोटाइज कर दिया। तो आम आदमी ये समझता है कि ऐसे किसी को भी हिप्नोटाइज करके उसके पैसे वैसे निकाल सकते हैं। तो ऐसा कभी हिप्नोटिज्म में होता नहीं है। अभी स्टेज पर जब हम प्रोग्राम करते हैं तो आदमी के जीवन में जो उसका नेचर है वही हिसाब से होता है। जैसे कि मैंने आपको हिप्नोटाइज किया और आपको मैंने कहा कि आप गाना गाओ, तो आप गाना गाओगे क्योंकि आपको कोई धोखा नहीं है, आपकी जान को कोई खतरा नहीं है। मैं कहूँगा आप डांस करो तो आप करेंगे। मैं कहूँगा आप गरबा खेलो तो गरबा तो आपने देखा होगा, तो जो भी दिमाग में है वो हिसाब से आप गरबा खेलोगे। लेकिन मैं आपको कहूँगा कि पूरे कपड़े उतार के नंगा हो जाओ तो आप नहीं होंगे। ये अवस्था से आप बाहर आ जाओगे क्योंकि वो आपके स्वभाव में नहीं है। किसी चरित्रशील औरत को बोलेंगे स्टेज पर कपड़ा उतारने को, नहीं उतारेगी वो। ये सब वो छोड़ देगी एकदम, और आँख खोलकर वो बाहर आ जाएगी क्योंकि उसके स्वभाव में नहीं है वो। लेकिन कोई ये वेश्या व्यवसाय करने वाली रहेगी तो उसका वो स्वभाव है ना, उसको कहेंगे तो वो उतार देगी। बात सीधी है ना? जी सर। हाँ, ऐसा है। जो तुम्हारा स्वभाव है वो स्वभाव के हिसाब से ही होगा, स्वभाव के विपरीत नहीं होगा। तुम्हारे हाथ में मैं चक्कू दे दूंगा और कहूँगा कि इसका मर्डर कर दो, तुम नहीं करोगे क्योंकि हम खूनी नहीं है, हमारे ऊपर वो संस्कार नहीं है। खूनी को बोलेंगे तो वो करेगा आराम से क्योंकि वो आम लाइफ में भी वही करता है ना, तो उसका वो नेचर है, स्वभाव है। तो आदमी का जो स्वभाव है उसके विपरीत वो कुछ भी नहीं करेगा। वो सब ये तंद्रावस्था रहेगा ना, वो सब ठुकरा देगा और बाहर आ जाएगा। तो आदमी से कोई भी गैर काम नहीं करवा सकते। लोग ये समझते हैं कि हिप्नोटाइज करके, और कभी कभी अखबारों में भी न्यूज़ आती है कि इसको हिप्नोटाइज किया और उससे इतने पैसे निकाल दिए, उसने मुझे क्या कहा, मैंने जेब से पैसे निकाल के उसे दे दिए। ये जो कहते हैं ना, ये हिप्नोटिज़म नहीं है, क्योंकि हिप्नोटिज़म किसी के भी इच्छा के बिना हो नहीं सकता। अगर तुम्हारी इच्छा नहीं है तो इस दुनिया का कोई भी हिप्नोटाइज तुम्हें हिप्नोटाइज नहीं कर सकता। अभी वो क्या है, गली में कोई जाता है, उसको हिप्नोटाइज किया, कार्ड दिखाया और या तो रुमाल दिखाया, ये पता किधर है ये पूछा, और फिर उसके सारे पैसे हाँ मैंने ये पैसे निकाल दिए, मैंने दिए, मुझे क्या हुआ कुछ पता ही नहीं चला, लेकिन मुझे मांगा, मैंने चेन भी उसको उतार के दे दी। ये कभी कभी कोई कहता है ना, तो ये क्या है, दवा का असर है, ये हिप्नोटिज्म नहीं है, एनेस्थीसिया। हाँ, कार्ड को कुछ दवा लगा के, अभी जो लुटारू लोग रहते हैं उनको ये सब मालूम रहता है, उन तो थोड़ी नाम कमाने का है। तो कार्ड के ऊपर लगाया, आपको पूछा कि ये एड्रेस कहाँ है, जैसे ही आपने सूंघा तो आप बेहोश नहीं हुए लेकिन आधा बेहोश हो गए। जैसे कि आपकी दिमाग थोड़ा काम करना, विचार करना बंद हो गया, फिर आपको वही मालूम है सामने वाला जो बोलता है वो करने का। इतना आप चलकर घर पे भी जाओगे ठीक से, ये
लेकिन जाते जाते आपके मन में दूसरे विचार नहीं आएंगे, क्योंकि उसको वीक कर दिया है दवा के ज़रिए। तो आपको कहूँगा नहीं, आपके जेब में वो पैसे हैं ना, मैंने दिए थे, देखो अभी है क्या, हाँ है, अच्छा वो मुझे दे दो, ये आपके गले में चेन है, मैंने पॉलिश करके मैं लाता हूँ, आप निकाल के दे दो। तो आप वो भी निकाल के दे देंगे, वो तो भाग जाएगा। बाद में थोड़ी देर के बाद उसका असर कम हो जाएगा, फिर आपको थोड़ा थोड़ा सा धुंधला सा याद आएगा, तो आप घर तक भी बहुत आसानी से जाओगे। फिर धुंधला सा याद आएगा, क्योंकि वो हाफ बेहोशी है, वो दवा की बेहोशी है। अभी डॉक्टर लोग एनेस्थेशिया देती है, तो कुछ इसमें एनेस्थेशिया देते हैं, उसका परसेंटेज बहुत कम रहता है, तो आदमी को सब मालूम भी पड़ता है, लेकिन उसको दर्द नहीं होता है। ऐसा भी होता है ना। अभी दांत के टाइम में जब देते हैं ना एनेस्थेशिया मुंह में, तो हम बात कर सकते हैं, देख सकते हैं कौन आया कौन, मालूम पड़ता है ना आपको क्या घट रहा है, लेकिन आपको दर्द नहीं होता है। ऐसे वो दवा का उपयोग करते हैं। वो और हिप्नोटिज्म, इसका ज़रा भी संबंध नहीं है। हिप्नोटिज्म में सिर्फ सजेशन के सहारे होता है, और वो भी आदमी की इच्छा हो तो। अभी इसके आगे की एक बात है, आपने पूछा नहीं, फिर भी मैं बता देता हूँ। अगर आपकी इच्छा नहीं है तो मैं इच्छा जागरूक करूँगा, व्यावहारिक जीवन में आपकी इच्छा जागरूक करूँगा, और फिर आपको हिप्नोटाइज करूँगा। तो व्यावहारिक जीवन में इच्छा जागरूक करूँगा, उसे कहते हैं मेस्मेरिज्म। उसमें आंखें बीखें बंद करने की जरूरत नहीं है, व्यावहारिक। तो हिप्नोटिज्म और मेस्मेरिज्म, मेस्मेरिज रहता है वो हिप्नोटिज्म कर सकता है, हर हिप्नोटिस्ट मेस्मेरिज नहीं कर सकता। मेस्मेरिज्म होता क्या है? व्यवहार में मेस्मेरिज्म का यूज जो है वो व्यवहार में होता है। व्यावहारिक जो बातें होती है, एक मेरे छोटे भाई को मैंने कहा सुबह 8:30 बजे का टाइम है, और उसको मैंने कहा ये 100 रुपया छुट्टा लेके आ। वो हमारे एक बनिया की दुकान में गया, सुबह 8:30 बजे का टाइम, बनिया ने दुकान खोली है। उसने कहा 100 रुपये छुट्टे दो। 100 रुपया छुट्टा कौन दे सकता है सुबह टाइम में? अभी दुकान खोली है, सुबह के टाइम में 100 रुपया छुट्टा कौन देगा? पॉसिबल नहीं है। हाँ, पॉसिबल नहीं है। वही बोलता हूँ ना मैं। तो छुट्टा कौन दे सकता है? दूध वाला दे सकता है, पेपर वाला दे सकता है। अभी मान लो उनके पास नहीं गए, ये बनिया की दुकान 8:30 बजे खुली है, उसके पास गए और बोले 100 रुपया छुट्टा दो, तो जवाब क्या मिलेगा? नहीं है। नहीं है। तो ऐसा ही हो गया। तो मैंने भाई को पूछा कि भाई तूने क्या बताया? तो बोले मैंने 100 रुपया छुट्टा मांगा। तो वो बोले नहीं है। कौन सी दुकान में गया था? ये दुकान में। ठीक है, इधर खड़ा हो जा, मैं जाता हूँ अभी। फिर मैं गया और मैंने क्या, सेठ जी प्लीज़ ज़रा 100 रुपया छुट्टा दे दो, ऐसा मैंने कहा। तो मैंने क्या किया, उसका जो डायलॉग जो है ना, जी सर, सेठ जी और प्लीज़, ये 2 शब्द उसमें मैंने ऐड किए। तो सेठ जी का मतलब क्या हुआ, ये मुझे सेठ जी समझता है तो मैं इस दुकान का मालिक हूँ, तो उसका ईगो है। तो उसका ईगो जो है उसको मैंने फुला दिया, डेवलप किया। तो अभी मैं ना कैसे बोलूँ, इतना अच्छा आदमी मुझे प्रेम से बोल रहा है और प्लीज़ रिक्वेस्ट किए। तो उसने क्या किया, नीचे के ड्रॉवर से जो पहले दिन की थोड़ा पैसा रखते हैं, हर ये व्यापारी रखता है कि सुबह सुबह कोई है तो उसको छुट्टा देने के लिए चाहिए, इसके लिए रखते हैं। छुट्टा देने के लिए नहीं रखते, कोई चीज़ लेने के लिए आया तो। अभी ये तो छुट्टा मांग रहा है तो नहीं बोलेगा ना वो। तो उसने वो, ये ऑब्जर्वेशन है, उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन, एकाग्रता। तो उसने उसमें से निकाल के 100 रुपये छुट्टे दिए, मैंने थैंक यू कह दिया। अभी देखो, जो काम वो नहीं कर सका मैंने आसानी से किया। अभी इसमें वो आँख बंद करो मेरे पीछे आ जाए, ये हुआ। अच्छा, इसमें किसका नुकसान भी नहीं है। छोटे छोटे एग्जांपल देता हूँ मैं, बड़े के लिए थोड़ी तपश्चर्या भी करनी पड़ती है, वो भी है। रिक्शा वाला, बारिश के दिन है, फड़के रोड में मेरा क्लास था, 9:45 बजे क्लास बंद करता था। 9:45 बजे मिसेस आई थी, वो बाहर चली गई, बारिश आने लगा। मैं बोला तू निकल जा, और ज़ोर से बारिश उतने में शुरू हो गया। और सब स्टूडेंट जाने के बाद 9 बजे बंद करके मैं बाहर आया 15-20 मिनट के बाद। तो वहाँ वो एक दुकान बंद हुआ था, वहाँ खड़ी थी। मैं बोला क्यों गई नहीं? तो बोले कोई रिक्शा वाला अपने इधर आने के लिए तैयार ही नहीं, पांडुरंगवाड़ी में। तो बोले जिसको भी पूछेंगे नहीं आने का। मैं बोला अच्छा ठीक है। छाता मेरा खोल दिया, मेरे पास छाता था एक, और मैं बोला तू इधर मेरे पीछे तुरंत आने का, मैं बुलाऊँगा। तो मैं गया और एक रिक्शा के सामने खड़ा हो गया। डेयरिंग, कॉन्फिडेंस, वो मुझे उड़ाएगा तो नहीं, उसको भी तो डर है। वो यूपी वाला कोई रहेगा, वो होशियार रहेगा, तो वो घुमा के बाजू से लेके गया।
दूसरा आया, सामने खड़ा हो गया, हाथ किया, सामने रिक्शा के सामने, जाना है तो मुझे उड़ा के जाने का। रुक गया, आजा, उसको बुलाया, बैठ अंदर, वो बैठी। फिर मैं छाता बंद किया, मैं भी अंदर पाँव रखा, पाँव रखते रखते मैंने कहा चलो पांडुमवाड़ी। कॉन्फिडेंस है ये। उसने किक मारने से पहले देखा, उसको आने का नहीं था, और या तो फिर मेरे से ज़्यादा पैसे चाहिए थे, लेकिन मैंने उसको मौका नहीं दिया। चलो, उसके दिमाग में विचार गया ये कोई शिवसैनिक लगता है, मेरे बर्ताव से। किक मारा, पांडुरंगवाड़ी में आ गए। वो टाइम 6 रुपया था। वहाँ आने के बाद इसने मिसेज ने ये भी बताया था, जो भी बोलता है 10 रुपया बोलता है। मैं तो ठीक है। तो पहले ही रिक्शा रोक के मैं उसमें बैठ गया, वहाँ गया। उतरने के बाद 6 रुपया जेब से छुट्टा निकाला, क्योंकि उसके हाथ में 10 का नोट देने का नहीं, वो काट लेगा ना। तो 6 रुपया निकाला छुट्टा, उसके हाथ में रख दिया, और चल पड़े हम लोग। मुझे मालूम था वो मुझे बुलाएगा। सेठ 10 रुपया लाओ, एक तो इतना बारिश में कोई आता नहीं। देखिए तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, तुम पहले बोलना चाहिए ना, या तो मैं तुमको 10 रुपये देता, या तो रिक्शा से उतर जाता, 2 में से एक करता ना मैं। तुम पहले बोलना चाहिए ना। देखो यहाँ तक रीजनेबल जो होता है वो मैंने तुमको दिया है। अभी कोई भी रिक्शा आएगी तो मैं रोकता हूँ, पूछता हूँ, रीजनेबल तुमको दिया है ना। ज़्यादा चाहिए तो तुम बोलने का। या तो मैं रिक्शा छोड़ देता, या तो तुमको 10 रुपये देता। खाली इतना बताया, उसके सामने रुका भी नहीं, निकल पड़ा। वो देखता रहा। बाद में मैंने थोड़ा नाच रहा था मैं, किक मारा, गाड़ी घुमा के लेके गया। रीजनेबल पैसा देने का, पहले ही रिक्शा पकड़ने की, ऐसे बहुत से किस्से। स्टेशन पे जाने का, बहुत भीड़ रहेगी, झटके में टिकट निकालने का, बहुत से। इसमें किसी का नुकसान नहीं है। अभी जो किस्सा बताया मैंने, इसमें किसी का नुकसान नहीं है। एनिमल साइकोलॉजी, तो ये काम कैसे करती है? हाँ, कोई भी जानवर होता है ना, अगर तुम उसे बहुत सारा प्यार दोगे ना, तो तुम्हारे कंधे पे भी आके बैठेगा। कुत्ता रहेगा तो वो भी तुम्हारे साथ खेलेगा, तुमको काटेगा नहीं। कोई भी रास्ते का कुत्ता रहेगा तो भी। तो हर प्राणी जो है वो प्यार की भाषा समझता है। हाथी रहने दो, ये कुत्ता रहने दो, तो उनको प्यार से अगर तुम सहलाओगे तो बस वो जैसा तुम बोलोगे वैसे सिखाओगे, वैसे सीख सकते हैं। इसे हम रियल लाइफ में यूज़ कर सकते हैं? रियल लाइफ में क्या यूज़ करने का? हाइप्नोटिज्म जो आप बताया। हाँ, हाइप्नोटिज्म जो आपने बताया, इसको हम रियल लाइफ में यूज़ हाँ, अभी स्टेज पर हम लोग जब दिखाते हैं तो क्या करते हैं, किसी को बोलते हैं कि अगर कबूतर रहेगा तो लेके आइए, ये क्या मुर्गी रहेगी तो वो लेके आइए, मुर्गी मुर्गा, तो उसको हिप्नोटाइज करके दिखाते स्टेज पर। ऑडियंस को बोलते हैं किसी के भी घर पे रहेगा कबूतर, ये मुर्गी, तो लेके आइए तुरंत क्योंकि वो आम आदमी के घर में आसपास मिलता है जी। तो स्टेज पर दिखाते। मुर्गी को भी हिप्नोटाइज करते। हाँ, और हर प्राणी को हिप्नोटाइज करने का तरीका है। सबसे पहले मैंने बेस तो बोल दिया, प्यार जी। आदमी को प्यार से तुम कुछ भी सिखाओगे तो वो सीख जाता है। अभी जो ये तो अपने पालतू प्राणी जो होते हैं ना, घर में हम लोग रखते हैं उनके लिए, लेकिन बाहर के रहते हैं उनके लिए भी प्यार बहुत बड़ी चीज़ है। ओके। सुधीर सर, अभी हमारा पॉडकास्ट का ना एक लास्ट पार्ट है जिसमें अब पूरे इंडिया से ना अलग अलग स्टूडेंट्स आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है? सो मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चंस। इस बार मेरे पास नाम तो नहीं है सर, बट बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए आए हैं, ठीक है? पहला क्वेश्चन ये है कि सर, ये जो एस्ट्रोलॉजी है अभी ये पूरा एक मार्केट बन चुका है, और जो एस्ट्रोलॉजी ऐप है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अभी जहाँ आदमी को रोजी रोटी मिलती है वो मार्केट बन जाता है जी, ये सीधी सी बात है। एक भिखारी जो है उसको जहाँ पैसा मिलता है वही मंदिर के सामने वो बैठता है, क्योंकि हर आदमी के मन में अपना स्वार्थ तो होता ही है। व्यावहारिक उदाहरण है ना जी। मंदिर के सामने भिखारी बैठता है, जिस मंदिर में कोई आता नहीं वहाँ भिखारी बैठेगा ही नहीं, क्योंकि उसको कुछ मिलेगा ही नहीं। तो जहाँ लोग आते जाते हैं, ऐसे ही ये अगर इसकी ज़रूरत बढ़ती है तो वो मार्केट बन जाता है। और मार्केट बनता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन मैंने एक बात कही थी,
आदमी को, गृहस्थ पुरुष को कभी कंगाल नहीं रहना चाहिए। अपने पास जो है वो समाज को देके अपनी आजीविका प्राप्त करनी चाहिए, गृहस्थ का धर्म है। लेकिन शोषण नहीं करना चाहिए, अपने साथ साथ औरों का भी भला करना चाहिए, ये भाव मन में होना चाहिए। तो कुदरत तुम्हारे साथ होती है, और कुदरत का साथ लेकर तुम जीवन जियोगे तो तुम्हें हर बात में सक्सेस मिलता है। और ये सही है कि नहीं है सर, लोग अपना घर चलाते हैं इससे, ये सब तो सही है, बट जब बात लूटने की आ जाती है। हाँ, तो वो तो मैंने बताया ना, लूटने की मतलब क्या है, आदमी संतुष्ट नहीं है। जो मुझे मिलता है, मेरे परिवार का भरण पोषण होता है, उसमें मैं संतुष्ट नहीं हूँ। मैं देखता हूँ कि मैं फ्लैट में रहता हूँ और बाजू वाले के पास उसने बंगला लिया है, तो मुझे भी बंगला चाहिए, फिर मैं बंगला लेता हूँ। फिर उसके पास ये इम्पोर्टेड कार है, फिर कार, तो ये आसक्ति है। ये आसक्ति कभी कम होने वाली नहीं है। बाद में सोचता है वो बाजू का सेठ है, उसके पास हेलीकॉप्टर है, तो मेरे पास भी होना चाहिए। ये तीन पार्ट को क्या करेंगे, तो हेलीकॉप्टर लेके आता है, थोड़े से पैसे इकट्ठा करके। चाली में रहने वाला आदमी जब ऐसी उसकी हो जाती है, तो बाद में बोलते सामने वाले के, बाजू वाले के पास ये है, प्लेन है खुद का, तो मुझे भी प्लेन चाहिए। तो आसमान को नापने चला। तो ये बिना पेंदे की बाल्टी है, कभी भरी नहीं जाती। तो वो जो है उसको शोषण बोलते। और जो परिवार का भरण पोषण करने के लिए जो जरूरी है, वो गृहस्थ पुरुष का धर्म है, उसका हक है। दूसरा क्वेश्चन है सर, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है ये, कि मैजिशियन जो होते हैं वो भी हाइप्नोटिज्म करते हैं, मतलब उसमें भी एक तरह से यूज होता है? नहीं करते। हिप्नोटिज्म अलग है, मैजिक अलग है। मैजिशियन, हर मैजिशियन हिप्नोटिज्म नहीं करता है। जो मैजिशियन हिप्नोटिज्म सीखा है वो अलग हिप्नोटिज्म करता है, क्योंकि हिप्नोटिज्म के जो प्रोग्राम रहते हैं, हिप्नोटिस्ट जो परफॉर्म करता है वो तरीका अलग रहता है, मैजिक का तरीका अलग रहता है। हाँ, अभी मैजिक, कुछ मैजिशियन क्या करते हैं, मैजिक को थोड़ा सा परफॉर्मेंस अच्छा करने के लिए सामने वाले को ऐसा हाथ से ऐसा करना, ये नाटक करते। हकीकत में वो हिप्नोटाइज नहीं होता, हिप्नोटिज्म नहीं है वो। तो वो जो कहा जाता है, जो मैजिक होता है वो आंखों का धोखा होता है। मैजिक ट्रिक होती है, ओनली फॉर एंटरटेनमेंट। मैजिक के जरिए हम समाज के एंटरटेनमेंट कर सकते हैं, बस, बाकी और कुछ नहीं है। स्टेज पर मैं पैसे की बारिश करता हूँ, अगर स्टेज पर मैं पैसे की बारिश करता हूँ तो मेरे घर में क्यों नहीं करता? मुझे वो प्रोग्राम के पैसे लेने की क्या जरूरत है? जी, तो वो क्या है, एंटरटेनमेंट है। ठीक है। आखिरी क्वेश्चन है सर, क्या मैं एस्ट्रोलॉजी से अपनी लाइफ चेंज कर सकता हूँ, अपनी गोल चेंज कर सकता हूँ? एस्ट्रोलॉजी से अपनी लाइफ चेंज कर सकता हूँ, मतलब चीज़ें चेंज कर सकता हूँ मैं? एस्ट्रोलॉजी जो है वो तुम्हें मार्ग दिखाने वाला रास्ता है। वो रास्ते पर चलना या नहीं चलना या दौड़ना, ये तुम्हारे बस में है। कोई अपनी किस्मत चेंज कर सकता है? तुम चलकर भी वो रास्ते से मंजिल तक पहुंच सकते हो, दौड़कर भी पहुंच सकते हो। कैसा पहुंचना है ये तुम्हारे ऊपर है। उसे कहते हैं कर्म योग। कर्म तुमको करना है। तो नसीब से मुझे ये श्रीखंड पूरी नहीं मिली, तो भी मैं अच्छा कर्म करके मेरी रोजी रोटी जो है, दाल चावल, वो तो मैं कैसे भी प्राप्त कर सकता हूँ, क्योंकि वो हक कुदरत ने मुझे दिया है। उसे कर्म योग कहते हैं। ज्योतिष के पास जाके कभी ये नहीं पूछते कि आज रात को मुझे खाना मिलेगा क्या, देखो जरा कुंडली में, ये नहीं पूछते, क्योंकि रास्ते का भिखारी भी कभी खाए बगैर नहीं सोता। हर आदमी खाकर ही रात को सोता है, लेकिन आज मुझे कुछ अच्छा खाना मिलेगा ये पूछ सकते हैं, क्योंकि वो रोज नहीं होता है ना। जो रोज का रूटीन रहता है वो ज्योतिष को नहीं पूछते। ऐसे मैं अंबानी के घराने में पैदा क्यों नहीं हुआ, इसका कोई उत्तर नहीं, लेकिन मैं अंबानी जैसा बड़ा आदमी बन सकता हूँ अपने कर्मों से, वो समझ गए। सुधीर सर, आखिरी में जो यंग जनरेशन है, हमारी एज के जो स्टूडेंट्स हैं, आप उन्हें कुछ कहना चाहते हैं? आज की ये पीढ़ी ना जी, पीढ़ी कहना मतलब किस बारे में? आप जो भी आपको लगता है, क्योंकि आप अभी 70 की एज में और 70 की एज में आप बोलते हैं कि मैं जवान हूँ, मैं हर काम करता हूँ, करता हूँ। जवानी में जोश होता है,
तो जोश को खोना नहीं चाहिए, जी, चमक जोश का भी- सही उपयोग करना चाहिए। जी सर। तो आजकल के जो युवा है, जवान, उनको मैं यही कहूँगा कि एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी देखेंगे तो 25 से 45 ये जो उम्र है, इसमें अगर किसी को शुक्र की महादशा है तो उसे सब अच्छा मिलता है, और उसी समय वो अगर ज़्यादा कोशिश करता है, एफर्ट्स लेता है, तो और भी आगे बढ़ सकता है। और आजकल की पीढ़ी की एक मैंने खासियत देखी है, खाली पढ़ना, एक सर्टिफिकेट पाना और अच्छी नौकरी, ये है। इसके अलावा जीवन में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है। आदमी को एक्सरसाइज भी करना चाहिए, एक्टिविटीज़ बाकी की जो है उसमें भी जिसमें जिसको रुचि है वो हिसाब से वो भी बढ़ानी चाहिए। खाली पैसा कमाना, पढ़ना ये केवल पैसा कमाने के लिए नहीं है। एमबीए होना, इंजीनियर होना, तो पैसा तो अपने परिवार के भरण पोषण के लिए, अपने भरण पोषण के लिए ज़रूरी है। उसके साथ में थोड़ा सा बाकी एक्टिविटीज़ भी आदमी को उसका भी स्टडी करना ज़रूरी है। और थोड़ा सी पढ़ाई, मतलब अलग पढ़ाई, स्पिरिचुअल किताबें जो होती है, आध्यात्मिक, वो पढ़नी चाहिए। उसमें अच्छे विचार रहते हैं। अगर अच्छे विचार तुम में आ गए तो तुम्हारा व्यक्तित्व बदल जाएगा। पैसा तो तुम ऐसे भी कमा लोगे, और व्यक्तित्व के साथ तुम्हें सुख, शांति, समाधान, ये भी साथ में तुमको मिलेगा। कुदरत की शक्ति तुम्हारे साथ रहेगी। तो अध्यात्म की भी कुछ बातें जो है वो भी जरूरी है, उसका भी अभ्यास करना चाहिए, केवल एकेडमिक एजुकेशन नहीं। तो जो भी जवान है उनको मैं यही कहूँगा, पढ़ाई तो करो, वो तो ज़रूरी है ही, उसके साथ में आध्यात्मिक बातें या तो आपकी कोई और एक्टिविटीज़ है उसको भी थोड़ा थोड़ा साथ में डेवलप करते हैं। जी सर। तो सुधीर सर, ये था हमारा पॉडकास्ट। तो आखिरी में अलविदा ले लेते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा पॉडकास्ट, और मिलते हैं नए पॉडकास्ट में। जय हिंद, जय हिंद।